हेलो गाइस, हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजिंग जेड टेस्ट। कैसे हम लोग जेड टेस्ट के थ्रू एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं। अब जब भी मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में बात करूं तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे होता है जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा टेस्ट। जेड टेस्ट और टी टेस्ट यूजुअली यूज होता है एवरेज, कुछ पॉपुलेशन एवरेज का ज्यूम करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए। काई स्क्वायर जो भी टेस्ट होता है कैटेगरिकल डेटा के रिलेटेड, तो हम लोग वहां पे स्पेसिफिकली काई स्क्वायर यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनोवा, ठीक है, और ये अनोवा यूज होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करने के लिए। अब ये सारी चीज हम लोग आगे देखेंगे, हर एक वीडियो डिटेली में बात करेंगे। आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ जेड टेस्ट के बारे में। अब जेड टेस्ट और टी टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं जेड टेबल और टी टेबल। तो जेड टेबल का आइडिया आपको प्रॉब्लली मिल गया हो, एरिया अंडर द कर्व ढूंढने में मदद करता है, ठीक है। और यहां पे हम लोग देखने वाले हैं जेड स्कोर और पी वैल्यू के बारे में भी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक पहला मैं प्रॉब्लम देता हूं आपको इधर, ठीक है, और ये प्रॉब्लम के हिसाब से क्यों हम लोगों को इसको जेड टेस्ट से सॉल्व करना है, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हमेशा याद रखें, कभी भी आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पॉपुलेशन डेटा और सैंपल साइज n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 दिया रहता है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ रहता है, तो आपको डेफिनेटली जेड टेस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होता है जेड टेस्ट का। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग से हम एक प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन है, द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स इन अ सिटी इज 168 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो हम यहां आंसर लिख देंगे, क्या क्या डेटा है अपने पास। पहला डेटा जो है 168 सेंटीमीटर, दिस इज फाइन, विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 3.9। तो हमारा पॉपुलेशन जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 3.9 है। अ डॉक्टर बिलीव्स द मीन टू बी डिफरेंट, ठीक है, मीन दूसरा है बोल के एक डॉक्टर बोल रहा है, अज्यूम कर रहा है, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल डेटा अज्यूम किए हुए हैं हम लोग कि कोई बोल दिया है, कुछ बात बोल दिया कि एवरेज हाइट ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स है 168 सेंटीमीटर इस स्पेसिफिक स्टेट का और इस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, विद स्टैंडर्ड डिविएशन 3.9। अब डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं, ये गलत हो सकता है, तो यहां पे ऑब्वियसली हम लोग कुछ कंक्लूजन करेंगे, राइट, कि ये सही है कि नहीं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। तो उसने क्या किया, डॉक्टर ने, ही मेजर्ड द हाइट ऑफ अ 36 इंडिविजुअल। तो यहां पे जो n का वैल्यू है मेरा वो 36 आ रहा है। मैंने पहले कंडीशन बोला था, अगर मेरा n का वैल्यू 30 के ऊपर है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन देता है तो हम लोग जेड टेस्ट यूज करना है। तो इसी के रीजन से मैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जेड टेस्ट से सॉल्व करूंगा। तब ही मेजर्ड द हाइट ऑफ अ 36 इंडिविजुअल एंड फाउंड द एवरेज हाइट टू बी 169.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा एक्स बार है ये 169.5 सेंटीमीटर है। अब इस डेटा से हमको यह पता लगाना है कि जो डॉक्टर बेसिकली बोल रहा है वो सही है या एवरेज हाइट सही है जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन का है, जो है 168 सेंटीमीटर। ये दो चीज हम लोगों को वेरीफाई करना है। अब पहला स्टेटमेंट यहां आता है, स्टेट अ नल एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो पहले वाले में जो मैं नल हाइपोथेसिस बनाने वाला हूं, यहां पे मैं लिख दूंगा H0 और नल हाइपोथेसिस क्या होगा, माई मीन इज इक्वल टू 168 सेंटीमीटर। यही बोल रहा है, राइट। एवरेज हाइट पूरा का पूरा जो बेसिक अजम्पशन है, द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स इन अ सिटी इज 168 सेंटीमीटर। तो 168 सेंटीमीटर मैंने यहां दे दिया है, ठीक है। अब आते हैं बी, वो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस में, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यहां पे मैं लिख दूंगा H1 एंड यहां लिख दूंगा मैं इनवर्स ऑफ दिस। तो इनवर्स क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 168 सेंटीमीटर। अब देखिए, आइदर नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा, नहीं तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। अब जब भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आप यहां देखिएगा मीन इज नॉट इक्वल टू 168 सेंटीमीटर, तो मेरा जो कंक्लूजन है, अगर लेट्स से कि 168 के ऊपर भी आता है या नीचे भी आता है, तो मैं डेफिनेटली ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा। मेरे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से जो आउटपुट आता है, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का आउटपुट होगा, वो बताएगा वेदर माई मीन इज इक्वल टू 168 और इट इज नॉट इक्वल टू 168। अब जब मैं नॉट इक्वल टू बोलता हूं तो ये ग्रेटर भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है। तो इस सिनेरियो में हम लोग इसको बोलेंगे टू टेल टेस्ट, ठीक है। ये स्पेसिफिकली हमारा टू टेल टेस्ट होता है। अब चलिए थर्ड वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फोकस करते हैं, मतलब ये बी वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फोकस करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, एट अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल इज देयर इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। वो बोल रहा है कि भाई अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लो, ठीक है, ये रेंज से ये रेंज के बीच में रहा, ठीक है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ, तब आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। अगर उसके बाहर रहा, रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो जब भी मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल का बात करूं तो हम लोग लिखते हैं CI,
ये है हमारा 95%। तो इससे हम लोग एक सिग्निफिकेंस वैल्यू भी डिराइव कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट 0.95, विच इज नथिंग बट 0.05। ठीक है, अब देखिए ये क्यों हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम जो थर्ड स्टेप में बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री। अब डिसीजन बाउंड्री के केस में कैसा बाउंड्री बनता है? ऑब्वियसली जब भी हम लोग जेड स्कोर यूज करते हैं तो जो भी सैंपल डेटा का है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, राइट? अब यहां पे हमारा जो मिडल वाला रीजन है वो है 168 सेंटीमीटर। ठीक है, 168 सेंटीमीटर। अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना आता है? लेट्स से कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये रहा, ये मेरा 95% ऑफ द एरिया है। जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो ये एरिया होगा, तो ये एरिया जो होगा 2.5% होगा, ये एरिया होगा 2.5%। ठीक है, अब हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं अपने जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, अगर हमारा वैल्यू इसके अंदर आता है देन वी विल से दैट द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अगर यहां आता है तब हम लोग बोलेंगे कि इट इज रिजेक्टेड। दैट बेसिकली मींस वी आर फेलिंग टू रिजेक्ट, सॉरी वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस अगर ये एक्सट्रीम एंड में आ जाता है, राइट? अगर ये एंड में आ जाता है कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से अपना पी वैल्यू, तो हम लोग डेफिनेटली बोलेंगे यहां पर कि वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये रेंज कैसे फाइंड आउट करूं, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड आउट करूं? मैं जेड स्कोर से कैलकुलेट कर सकता हूं बेस्ड ऑन द एरिया। ठीक है, बेस्ड ऑन द एरिया, नहीं तो मैं डायरेक्टली पी वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए मैं बेसिकली बताता हूं आपको कैसे कैलकुलेट करना है। पहला स्टेप जो हम लोग करेंगे वो होगा हम जेड टेस्ट से करेंगे। अब आने वाले एग्जांपल में मैं डायरेक्टली पी वैल्यू करूंगा, बट यहां पे मैं आपको जेड टेस्ट का भी एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। ठीक है, अब ये 2.5% है ना, तो ये पूरा टोटल एरिया कितना हो जाएगा? अगर मैं ये एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस, ये हमारा जेड स्कोर क्या होगा, जेड स्कोर यहां क्या होगा? तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैं ये पूरा एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करूं और उसके हिसाब से मैं स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट कर सकता हूं, राइट? और वो कैसे करूंगा? मैं यूज करूंगा जेड टेबल को। अब मैं ये पूरा एरिया कैलकुलेट करता हूं तो कितना हो जाएगा? ये 1 - 0.25, राइट? तो हो जाएगा मेरा 1.9750। अब ये एरिया अंडर द कर्व है, तो इसके हिसाब से मेरे को अपना स्टैंडर्ड मेरा जेड स्कोर वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? मैं जाता हूं जेड स्कोर टेबल में, तो ये मेरा हो गया जेड स्कोर टेबल। ठीक है, अब यहां जेड स्कोर टेबल में आप ये देखिए कि 0.9750 ये जो वैल्यूज है ना, ये सब एरिया अंडर द कर्व है, और ये जो है ये अपना जेड स्कोर है। ठीक है, कितना स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन है। तो 0.9750 अगर मैं यहां देखूं 0.9750 ये यहां आता है, तो इसके रिलेटेड जो मेरा जेड स्कोर है वो होगा 1.96। ठीक है, तो ये बेसिकली बोल रहा है इतना एरिया अंडर द कर्व रहा तो आपका जो वो पॉइंट है वो बेसिकली 1.96 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन है। तो 1.96 क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होता है, राइट? तो यहां पे मैं लिख दूंगा प्लस 1.96, ये मेरा अपना जेड स्कोर वैल्यू। अब इधर पार्ट में प्लस है तो इधर पार्ट में माइनस होगा, क्योंकि दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से क्या मेरा वैल्यू इन दोनों स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर आ रहा है, इन दोनों जेड स्कोर के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो वो मेरा नेक्स्ट वाला स्टेप। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं क्या करूंगा? आई विल अप्लाई अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब इस केस में मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कौन सा वाला अप्लाई करूंगा? एक सिंपल जेड टेस्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। जेड टेस्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। जेड टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स ऑफ आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन बाय √n। अब आप बोल रहे होंगे क्रिश हम लोग ने तो अभी तक जेड स्कोर का ये फॉर्मूला डिफाइन किया था, एक्स ऑफ आई माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, बट ये पॉपुलेशन डेटा के लिए होता था। बट अभी हम जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं वो सैंपल डेटा के लिए कर रहे हैं। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो मेरा सैंपल डेटा का मीन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो सिग्मा नहीं होता है, सिग्मा बाय √n होता है। ये हम लोग ने देखा था सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट? रिवाइज कर लीजिए CLT वाला थ्योरम, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग ने यहां पे अप्लाई किया। अब चलिए जाके वैल्यूज डालते हैं यहां पे और देखते हैं क्या वैल्यू आता है। ठीक है, तो एक्स ऑफ आई क्या है अपना? एक्स ऑफ आई, सो ये एक्स ऑफ आई के बदले में एक्स बार लिख देता हूं सिंस हम मीन के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, मीन के साथ खेल रहे हैं। तो एक्स बार कितना है? 169.5, जो अपना 36 सैंपल से मिला था हम लोगों को, डॉक्टर को मिला था, तो वो हम लोग ने किया। मीन कितना है? मीन बेसिकली 168 पॉपुलेशन मीन है ये अपना 168 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था अपना? स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम यहाँ देखें तो इट इज 3.9। ठीक है, तो 3.9 डिवाइडेड बाय √36,
तो इसका जो आउटपुट आता है ये हमको आता है 2.31। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब 2.31 स्टैंडर्ड डिविएशन है बोल रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेड टेस्ट। बट हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग का जो जेड टेस्ट वैल्यू है ना वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। माई जेड टेस्ट वैल्यू शुड बी लेस देन, नहीं तो मैं यहां एक ऐसा कंडीशन लिख देता हूं, इफ z test value is less than -1.96 और greater than +1.96। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी हमारा z टेस्ट का वैल्यू इज लेस देन 1.96 मतलब ये रीजन ग्रेटर है, ये रीजन, सो वी नीड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, है ना। हम लोग रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि वो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल में आए, इधर 95% वाला, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इफ इट इज ग्रेटर देन दिस वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और वी नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्स कंडीशन में, एल्स वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस बिकॉज इट इज फॉलिंग इन द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल रहा हो, ठीक है, इसके लिए कि मैंने क्या किया है। बट अब देखिए जो जेड टेस्ट से मेरा आउटपुट मिला है ना वो 2.31 है, तो यहां पे 2.31 इज ऑब्वियसली 2.31 इज ग्रेटर देन +1.96। ये दोनों में से कौन सा कंडीशन ट्रू हो रहा है, ये वाला, राइट, इट इज ग्रेटर देन 1.96। सो क्या कर रहे हैं हम लोग रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस। क्यों, क्योंकि वो राइट साइड एक्सट्रीम एंड में वो आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का। अगर समझिए आपके पास -2.31 आता आंसर तो इट इज लेस देन -1.96, सो आप वहां भी उसको रिजेक्ट कर दिए रहते हैं, ठीक है। तो आप, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। तो ये पहला टेक्निक है यूजिंग जेड टेस्ट। अब दूसरा टेक्निक जो है वो यूजिंग पी वैल्यू। अब पी वैल्यू का टेक्निक काफी इजी है। अब जो नया जेड टेस्ट आया ना, मैं उसके हिसाब से मैं अपना ग्राफ बना देता हूं, और ये तरफ मेरा जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा -2.31 और ये तरफ +2.31, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, पी वैल्यू ये बोलता है आप ये एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करिए, ये एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करिए, इन दोनों को ऐड करिए, और इन दोनों को ऐड करने के बाद कंपेयर करिए सिग्निफिकेंस वैल्यू से, ठीक है। अगर वो सिग्निफिकेंस वैल्यू से लेस रहा तो आप रिजेक्ट कर दीजिए नल हाइपोथेसिस, नहीं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करें, ये एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। अब देखिए ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहली बात, अगर हमको ये एरिया मिल गया, ठीक है, 2.31 स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से, तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस एरिया अंडर द कर्व कर दूंगा, राइट, 1 माइनस एरिया अंडर द कर्व ऑफ 2.31 प्लस 2.31। अब ये एरिया अंडर द कर्व कहां से मिलेगा हमको, फिर से यहां जाइए, 2.31 क्या है, 2.31 है 0.98956, ठीक है, 0.98956। तो अगर मैं अब इसका एरिया अंडर द कर्व रख रहा हूं 0.98956, तो मैं खोल लेता हूं इधर पॉइंट, तो ये जो एरिया है 0.98956, ठीक है। तो ये जब ये सब्ट्रैक्शन करता हूं तो मेरे को बेसिकली ये एरिया मिल जाएगा, राइट। तो ये वाला एरिया कितना होगा, चलिए मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं फिर से क्विकली आपके लिए कंप्यूट करने के लिए। तो यहां पर देखिए 1 माइनस 0.98956, तो मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो है बेसिकली 0.01044। तो जो मेरा एरिया अंडर द कर्व ये रीजन का है वो है 0.01044। अब ये रीजन का एरिया इतना है तो ये रीजन का भी उतना ही होगा, राइट, 0.01044, राइट, क्योंकि ये -2.31 है नेगेटिव डायरेक्शन में। और जो रिमेनिंग एरिया है वो स्पेसिफिकली ये वाला एरिया है, राइट, ये बीच वाला एरिया। तो जो रिमेनिंग एरिया है मैं यहां लिख देता हूं 0.97912। मैं कैलकुलेट, अब जब ये मैं तीनों को ऐड करूंगा ना तो मेरा आउटपुट 1 आएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। तो पी वैल्यू ये वाला एरिया लेंगे हम 0.01044 प्लस ये वाला एरिया देंगे 0.01044 और टोटल करेंगे, कितना आएगा 0.02088। तो ये मेरा टोटल पी वैल्यू हो गया। अब मैं क्या करूंगा, पी वैल्यू को कंपेयर करूंगा किससे, आई विल कंपेयर वेदर माई पी वैल्यू
इफ माई पी वैल्यू इज लेस देन सिग्निफिकेंस वैल्यू। अब यहां केस में क्या है, मेरा सिग्निफिकेंस वैल्यू हाउ मच इट वाज, इज लेस देन 0.05। इफ इट इज लेस देन 0.05 तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब देखिए दोनों सिनेरियो से हम लोग बेसिकली रिजेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। ये जेड टेस्ट वाले सिनेरियो से भी यहां भी रिजेक्ट हो रहा है, यहां से भी रिजेक्ट हो रहा है। तो आप दोनों को दोनों सिनेरियो यूज कर सकते हैं आपके हिसाब से। आप इधर पी वैल्यू यूज करिए या आप जेड टेस्ट यूज करिए, ठीक है। तो यहां से भी हम प्रूव कर पा रहे हैं ये दोनों सिनेरियो से दोनों सेम आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये रहा विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस वैल्यू। इफ पी वैल्यू इज लेस देन सिग्निफिकेंस वैल्यू देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.05 होता देन वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। बट इस सिनेरियो में हमारा जो टोटल एरिया है पी वैल्यू का वो है 0.02088, ठीक है। तो ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। अब मैं सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको यहां लिखा हुआ हूं। अब आप ट्राई करिए, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का। पहली बात तो मैं बोलूंगा आप वीडियो पॉज करिए, जेड टेबल आपको यूज करना है। पहली बात तो जेड टेस्ट यूज करना है कि नहीं कैसे पता लगाइएगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन देख लीजिए, ठीक है। और आपका एन वैल्यू देख लीजिए, एन कितना बड़ा है। इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन यू शुड डेफिनेटली यूज जेड टेस्ट। तो आप पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। मैं वैसे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपके लिए सो दैट आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो। चलिए, A factory manufacture bulbs with an average warranty of 5 years with a standard deviation of 0.50। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या आपको मिल रहा है, यहां क्वेश्चन में आपको मिल रहा है म्यू इज इक्वल टू 5 years, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 0.50। A worker believes that the bulb will malfunction in less than 5 years। ठीक है, वर्कर बोल रहा है, एक स्पेसिफिक वर्कर उस फैक्ट्री में बोल रहा है नहीं बल्ब तो माल फंक्शन कर देगा 5 साल से पहले, ठीक है, 5 साल से पहले। तो अब ये वाला चीज हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से कंक्लूड करना है कि वर्कर सही बोल रहा है या फैक्ट्री उतना मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। अब ही टेस्ट अ सैंपल ऑफ 40 बल्ब्स, तो स्मॉल एन हमारा 40 हो गया, एंड फाइंड्स द एवरेज टाइम टू बी 4.8 years। तो एक्स बार हमारा 4.8 हुआ। अब चलिए स्टेट नल एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और यहां पर 2% सिग्निफिकेंस लेवल लो बोला है, नॉट 5%, 2%। सो 2% मतलब 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। Is there enough evidence to support the idea that the warranty should be revised? अब इस सिनेरियो में जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा, at 95% confidence, is there enough evidence to reject the null hypothesis? So यहां पे हम लोग डेफिनेटली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कर रहे हैं। इसका मतलब जो डॉक्टर ने डेटा कलेक्ट किया है वो एक्चुअली ट्रू है, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। अब चलिए इसमें बात करते हैं फर्स्ट नल हाइपोथेसिस के बारे में। पहला स्टेप, वी डिफाइन आवर नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस H0 होगा। H0 में क्या बोल रहा है, मीन इज इक्वल टू 5, राइट। द एवरेज बैटरी लाइफ इज एवरेज बल्ब लाइफ इज 5, ठीक है। सेकेंड में अल्टरनेट हाइपोथेसिस। देखिए अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस में मैं रिवर्स ही नहीं लिखूंगा इसका, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन भी देखूंगा। वर्कर बोल रहा है, वर्कर बिलीव्स दैट बल्ब विल मैलफंक्शन इन लेस देन 5 years, ठीक है। तो यहां पे वो वर्कर बोल रहा है योर मीन विल बी लेस देन 5, नॉट इक्वल टू 5 नहीं। अगर वो बोलता अगर वर्कर बोलता वर्कर बिलीव्स दैट द बल्ब विल माल फंक्शन इन लेस देन और इक्वल टू 5 years और लेस देन और ग्रेटर देन 5 years, तब हम लोग लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू। बट यहां केस में वो बोल रहा है स्पेसिफिकली इट इज इन लेस देन 5 years। तो मेरा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 5 एंड म्यू इज लेस देन 5, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया आपको, इतना आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में, जो हम लोग बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री बनाने के लिए। और इस बार में आप जेड टेस्ट से कर दीजिएगा, मैं पी वैल्यू से करने की कोशिश करता हूं डायरेक्टली, ठीक है। तो अब डिसीजन बाउंड्री में मैं स्पेसिफिकली ऐसे यूज करूंगा। आपको पता है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, 0.98। तो आपका सिग्निफिकेंस लेवल कितना होगा, 1 - 0.98 इज नथिंग बट 0.02, ठीक है। तो आप सिग्निफिकेंस लेवल में ये बोल रहा है ये आपका मीन है 5 years और वो चेक कर रहा है लेस देन 5 years। तो आपका ये टेस्ट जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग वन टेल टेस्ट। वो एक ही साइड चेक कर रहा है, दोनों साइड नहीं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये टोटल आपका 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये आपका 0.2 दैट इज 20% कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से जो आपका डेटा आएगा ये प्रॉब्ली ये तरफ आएगा, ठीक है। तो 98 बोल रहा हूं तो ये 0.02 होगा, तो ये जो आपका डेटा होगा ये 0.02 होगा, ठीक है। 20% नहीं 2%। अब हम लोग चेक करेंगे
कैसे ये चेक कर सकते हैं डायरेक्टली विथ पी वैल्यू? तो पहली बात तो मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यू जानना है, ये पर्टिकुलर वैल्यू जानना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बट उससे पहले अगर मेरे को डायरेक्टली पी वैल्यू से करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली जेड टेस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। जेड टेस्ट में क्या बोलता है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट n, ठीक है। अब जो मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये मेरा हो गया एक्स बार 4.8 माइनस 5.50 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 40। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो स्पेसिफिकली मुझे कुछ वैल्यू आएगा, इट इज नथिंग बट -2.53। अब यूजिंग दिस पी वैल्यू मैं क्या करता हूं, एक ग्राफ बना देता हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये जो होगा मेरा -2.53 स्टैंडर्ड डिवीजन होगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन दिस पी वैल्यू। अब इसका एरिया अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, +2.53 का भी देख सकता हूं और उसका पूरा 1 से सबट्रैक्ट कर सकता हूं, नहीं तो डायरेक्टली -2.53 का एरिया देख सकता हूं, ठीक है। तो उसको देखने के लिए मैं वापस अपने Z टेबल में जाऊंगा और यहां पे देखिए मैं -2.50123, तो मेरे को आ रहा है समवेयर अराउंड 0.00570, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखूं, जो ये एरिया अंडर द कर्व है ना, ये मेरा आ रहा है 0.00570, सॉरी 0.0570। तो यहां पे कंक्लूड कर सकता हूं बेस्ड ऑन दिस Z टेस्ट, बेस्ड ऑन दिस Z टेस्ट, whatever the area under the curve, the area under the curve of -2.3 Z value is कितना आ रहा है, ये आएगा मेरा 0.0570, ओके। अब 0.0750 मेरा एरिया अंडर द कर्व आ रहा है इस स्पेसिफिक थिंग के लिए। अब पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, सिंस ये एक ही टेल टेस्ट है, तो मेरा पी वैल्यू होगा 0.0570, 0.0570। अब चेक करिए वेदर माई पी वैल्यू, इफ माई पी वैल्यू इज लेस देन सिग्निफिकेंस वैल्यू, क्या ये ट्रू है? तो व्हाट इज माई पी वैल्यू, 0.0570 इज लेस देन 0.02, तो ये होता है फॉल्स, क्योंकि 0.05 बड़ा है व्हेन कंपेयर टू 0.02। सो व्हाट वी डू इन दिस सिनेरियो, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। इसमें हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम लोग बोलेंगे कि भाई वर्कर तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि हमारा जो पी वैल्यू है इससे लेस आ रहा है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन वी थिंक दैट द वारंटी शुड बी रिवाइज्ड, ठीक है, क्योंकि यहां वर्कर बोल रहा है 5 ईयर से पहले हो जाएगा तो कंपनी का लॉस है। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके ये पता लगा दिया हम लोग, वी शुड एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। और फाइनल कंक्लूजन जो होगा is that the warranty needs to be revised, needs to be revised। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। हम लोग ने डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट, यहां मैंने Z टेस्ट नहीं यूज किया, Z टेस्ट यूज करना रहता नो, पहली बात तो मैं यहां का कर्व का Z स्कोर निकालता, उसका नया Z स्कोर को मैं इस Z स्कोर से कंपेयर करता। अगर ये Z स्कोर इससे बड़ा रहता तो आई वुड से दैट वी वुड एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। अदरवाइज अगर आपको पी वैल्यू से डायरेक्टली करना है, पहले Z टेस्ट ढूंढिए, उसका एरिया अंडर द कर्व ढूंढिए और वो सिग्निफिकेंस वैल्यू से चेक करिए। इतना ही डिफरेंस है और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, आप लोगों को समझ में आया कैसे करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू Z टेस्ट। आई हैव सॉल्व 2 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच इज मोर देन सफिशिएंट आप लोगों के लिए, ठीक है। यस, दिस वाज इट। आगे वाले वीडियो में हम लोग टी टेस्ट का भी एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।